हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंसल्टिंग टेक्निकल सेफ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पीवीसिस के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन हो सकते हैं, लाइक ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है और इसी तरह स्टैंड अलोन सिस्टम भी है जो कि ऑफ ग्रिड भी हम अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि एनर्जी यील्ड कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। नॉर्मली एक पीवीसिस आजकल की जो इंटरनेशनल मार्केट है इसमें एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हम कोई भी अपना प्लांट लगाने से पहले हम अपनी पीवीसिस के ऊपर अपने प्लांट की जनरेशन फॉरकास्टिंग हम कर रहे होते हैं। और स्पेशली पीसी लेवल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक मेन रिक्वायरमेंट होती है कि हम पीवीसिस को यूज़ करें। नॉर्मली आपके जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ पीवीसिस के जो है पीवी सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए या प्लांट साइजिंग के लिए, और मोस्टली जो है इसमें पीवीसिस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक स्टैंडर्ड बना है पीवीसिस का। नॉर्मली तो पीवी प्लानर भी यूज़ हो रहा होता है, पीवी सॉफ्टवेयर्स जो हैं जो डिफरेंट एनर्जी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। इसमें से सोलर प्रो भी है, जितने भी आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा भी है हीलियोस्कोप वगैरह हैं जो यूज़ करते हैं एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए, स्पेशली रूफ टॉप लेवल के ऊपर या आपका कमर्शियल लेवल के ऊपर है। और पीवीसिस का मेन एक इसका बेनिफिट यही है, इसके अंदर आप मल्टी पैरामीटर्स की इनपुट दे के आप इससे आप एज आ आउटपुट आप रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। चलते हैं पीवीसिस की सॉफ्टवेयर के ऊपर। आज के इस लेसन के अंदर हम डिटेल्ड हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करवाएंगे। जो इस प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करवाने जा रहे हैं वो है ग्रिड कनेक्टेड के ऊपर, और मैं ईच एंड एवरी स्टेप आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर करके बताऊंगा कि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल न्यू यूज़र हैं, आपने पीवीसिस यूज़ नहीं किया है पहले, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीवीसिस आपको ट्रायल वर्जन पे मिल जाता है। अगर आपके पास की वर्जन नहीं है, आपके पास की नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप पीवीसिस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जो भी आपके पास वर्जन अवेलेबल है उसी को आप डाउनलोड कर लें और 1 मंथ ट्रायल बेस के ऊपर आपको ये मिल रहा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जब पीवीसिस डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपने ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आपने इस तरफ आप देख रहे होंगे चूज़ अ सेक्शन। यहाँ पर प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है, देन प्रोजेक्ट डिज़ाइन है, डेटाबेस है, टूल्स हैं। आपने इनमें से क्लिक करना है प्रोजेक्ट डिज़ाइन के ऊपर, देन आपने जाना है ग्रिड कनेक्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो मेन्यू पे क्लिक करूँगा, आपके सामने बिल्कुल एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जब ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आप अपने लिए यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नेम डाल दें। अब लाइक मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं टाइप करता हूँ लेसन नंबर 1। ओके, सेकेंड स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लीज़ लोड द जियोग्राफिकल साइट पीवीसिस विल बी सर्च द अवेलेबल मीटियो फाइल्स अकॉर्डिंगली। तो आपने अपना जो प्रोजेक्ट जिस एरिया के अंदर आप डिज़ाइन करने जा रहे हो तो आपने उस एरिया का लोकेशन आपने डालना होता है। लोकेशन आप कैसे डालेंगे, अब उसके लिए मैंने यहाँ पर गूगल अर्थ, अगर आपके पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है तो आपने डायरेक्टली मीटियो नॉम पे आपने मीटियो डेटा पे आप क्लिक कर लेंगे। ऑलराइट, मीटियो डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जियोग्राफिकल साइट टॉप पर आ रहा है, जियोग्राफिकल साइट के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपने लेफ़्ट राइट कहीं नहीं जाना का। ऑलरेडी आपकी इनपुट किया है आपने अपनी साइट, तो यहीं पर आपकी साइट आ रही होगी, उस पर क्लिक कर लें और आप अपना ओपन कर लें तो आपके पास वही जियोग्राफिकल साइट ओपन हो जाएगी। आपके पास जियोग्राफिकल साइट ऑलरेडी इनपुट नहीं है तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक कर लेंगे, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पे आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अपना साइट नेम लिख दे। मैं लिखता हूँ लेसन नंबर 1। राइट, आपका जो भी साइट नेम बनता है आप यहाँ पर वहीं टाइप करें। उसके बाद यहाँ से आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है। राइट, रीजन
सपोज आप अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ पैसिफिक एक्सेट्रा, तो आई एम फ्रॉम बिलोंग एशिया। अपना सब कंटेंट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री लाइक अब फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स, अगर आपके पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी है तो आप अपना लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर पुट कर लें। अगर आपके पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करके अपने गूगल एड्स के अंदर आ जाएं और फॉर सपोज आपका कोई भी एरिया है लाइक इस्लामाबाद, राइट, इस्लामाबाद पाकिस्तान, मैं सर्च कर लेता हूँ। अगर आपके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपको ये वाले स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट पुट कर लेंगे। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो आप अपने लोकेशन के लिए जाने के लिए आप गूगल अर्थ की हेल्प ले सकते हैं। फॉर सपोज मेरे पास मेरा एरिया अगर मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ इस लेन के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, राइट, ओके। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अपना पीवी सिस्टम जो डिज़ाइन होने जा रहा है, मेरे पास जो एरिया है वो यही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और बिल्कुल इसके आप सेंटर पे रखें और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ लेसन नंबर 1, ओके। और यहाँ से मैं कंट्रोल C, इसके आपने लेटीट्यूड कॉपी कर लिया और यहाँ पर आपने अब जस्ट अपना कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। आगे डेसिमल मिनट्स सेकंड्स में ये खुद ही कन्वर्ट कर रहा होता है, तो आपने घबराना नहीं है। तो आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करने हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड और वहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल C, राइट। और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पर एल्टीट्यूड आपने पुट करना है, तो एल्टीट्यूड आप कैसे पुट कर लेंगे, यहाँ पर ओके कर लें और यहाँ पर ये लेसन 1 के अंदर ये आपके पास आ गया। अच्छा, अभी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है अच्छा लेटीट्यूड। अब लेटीट्यूड आप एलिवेशन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ना, इस एरिया में आप देखें नीचे आपके गूगल एड के अंदर यहाँ पर एलिवेशन नज़र आ रहा है 542, राइट। अब यहाँ पर रखें, जहाँ पर आपका कर्सर रखेंगे तो जो एलिवेशन अब आपको शो हो रही है नीचे 539, इधर से इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है मैं कर्सर जहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ओके, इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन शो हो रहा है और अपने पॉइंट के ऊपर अपना कर्सर रख लें और देख लें एलिवेशन आपके पास 539 एलिवेशन आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और 539 आप एलिवेशन डाल देंगे। और अपने एरिया के हिसाब से आप टाइम जोन, आपको पता होगा कि आपका कौन सा एरिया है और उधर वहाँ का टाइम जोन क्या है। तो मेरे पास पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में 5 टाइम जोन मैंने पुट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर ये आपको मीटियोनोम डेटा इंपोर्ट, ये सोर्सेज बता रहा है। मीटियोनोम 7.2 भी है, नासा भी है, PVGIS भी है, NREL भी है। तो मोस्टली हम जो इनिशियली डिज़ाइन करते हैं मीटियोनोम 7.2 के ऊपर रख के ही अपने इनिशियल इसके जो बैक एंड पे जो डेटा यूज़ हो रहा है हम वही डेटा यूज़ करते हैं। आप मीटियोनोम 7.2 पे रखेंगे, चेक रखेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। आप थोड़ा वेट कर लेंगे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके, तो ये डेटा लोड हो रहा है। आपकी जो साइट है, एक्चुअल जो साइट है उसका बैक एंड के ऊपर जो डाटा है वो लोड हो रहा था। देखें ये आपके पास एक्चुअल डाटा एनुअली आपके पास आ गया। इसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्लोबल रेडिएशंस भी आपको बता रहा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज रेडिएशंस भी, GHI, DNI, विंड वेलोसिटी, ये जितने भी उस साइट के ऊपर जो मीटियोनोम के जो बैक एंड के ऊपर डाटा था वो सारा इसके बैक एंड के ऊपर आ गया। अब यहाँ से आप ओके करेंगे, आपने यहाँ पर सेव ज़रूर करना है, सेव कर लेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने सिंथेटिक मीटियोनोम फाइल हैज़ बीन जनरेटेड, डू यू वांट टू सेव इट, आप यस कर लेंगे, सेव कर लेंगे। आपके पास यहीं पे ही आपका लिस्ट पे आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर लेसन नंबर 1 ये आ गया, मैंने इसको क्लिक कर लिया। इसको इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लोज़ कर देंगे, जस्ट क्लोज इट, ठीक है, यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। और ये भी आप क्लिक कर लेंगे। सिलेक्टेड मीटियोनोम फाइल लेसन नंबर 1 आपका, आपने जो अभी जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट डाल के
आपने जो अपना साइट सेलेक्ट किया था ये यहाँ पे आपके पास ओपन हो गया, राइट। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। ओके, अब यहाँ पर आपने जब मेट्रोनॉम फाइल आप एक दफ़ा इंपोर्ट करवा के अपना जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट डालेंगे, उसके बाद आपने अगेन जब इस पॉइंट पाएंगे तो यहाँ से आपने सेव पे क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट को अगेन सेव करवाना है। अगर प्रोजेक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन हो तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, कोई भी। फॉर एग्जांपल लेसन नंबर 1 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूट्यूब, राइट, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी क्लाइंट का नेम हो सकता है, क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद आप सेव कर लेंगे। सेव के बाद ये आपके पास जियोग्राफिकल उस एरिया का लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, जिस एरिया के ऊपर अपना प्लांट लगाने जा रहे हो वो एरिया सेलेक्ट हो गया। अभी आपने ऑनवर्ड जो है क्या करना है, ओरिएंटेशन सेट करना है, राइट। ओरिएंटेशन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर प्लेन, टिल्ट बता रहा है और एज़िमुथ बता रहा है। मोस्टली यहाँ पर जो टिल्ट एंगल है हर एरिया का एक नेचुरल उस एरिया का थंब रूल भी होता है कि उस एरिया में सन का जो हॉराइज़न है उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऑलरेडी वहाँ पर उस एरिया के अंदर टिल्ट एंगल या प्लेन टिल्ट जो है वो सेट हुआ होता है। अब इस्लामाबाद के अंदर हम नॉर्मली जो सेट कर रहे होते हैं वो 25 या 23 के ऊपर कर रहे होते हैं। अब 23, अब मोस्टली आप टिल्ट एंगल आप रखें 20 से लेकर 27 के बीच में, 25 के बीच में। तो इसमें आप अगर एनर्जी यील्ड एस्टिमेशन, एनर्जी नंबर्स आप देखना चाहें तो फिर मैं आगे चल के बताऊंगा आपने टिल्ट एंगल को कब और कैसे मूव करना है। आप मूव भी करेंगे, आप इनिशियली 23 पे रख लेंगे, एज़िमुथ आप 0 पे रख दें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। एज़िमुथ आप 0 पे ही रखें, मीन्स जो आपने ट्रू साउथ इसको रखा हुआ है ट्रू साउथ पे ही आप रख दें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर से रन कर रहे हैं, अगर नहीं किसी और कंट्री से आप रन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली एज़िमुथ को मूव करें। जहाँ से आपका सनराइज एंड सनसेट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने एज़िमुथ को सेट करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर मैं रह रहा हूँ तो ऐसे केस में हम ट्रू साउथ ही रखते हैं अपने पैनल का जो फेस होता है। तो मैं टिल्ट जस्ट दे रहा हूँ 23 और मैं इधर यहाँ पर आपने ये ऑटो चेक होता है ये रेडिएशन यील्ड के ऊपर ही आपने चेक रखना है। उसके बाद आपने ओके करना है, राइट। प्लीज़ डिफाइन द सिस्टम। अब आपके पास ओरिएंटेशन ओके हो गया। अभी आपने सिस्टम डिफाइन करना है, सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो आप सिस्टम पे क्लिक कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर इस फेस के अंदर आप अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर इंटर प्लेन पावर अपना जो प्लेन पावर है, मीन्स आपका जो प्लांट के जो पावर है टोटल वो यहाँ पुट कर रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये किलोवाट ये लिखा हुआ है, किलोवाट पावर के अंदर जो है, तो इसके लिए अगर आप 1 मेगावाट का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो 1 मेगावाट मीन्स आपके पास 1000 किलोवाट होंगे। अगर आपने 10 मेगावाट के लिए करने हैं तो आपके पास 10,000 होंगे। तो हम 10 मेगावाट के लिए ये सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम 1 प्रेस कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4, ये 10 मेगावाट हो गए। और इसी तरह अगर आपको अगर यहाँ पर आपने फर्दर जैसे भी आपका प्लांट का जो मेगावाट हैं वो अगर बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंगली आप मेगावाट मल्टीप्लाइड पे आप 1000 करते जाएंगे और यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करेंगे, राइट। 1000 क्लिक करने के बाद आप इंटर मार लें, ये आपके पास आ गया। देन उसके बाद यहाँ से जो सेकंड स्टेप है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, यहाँ से आप अपना मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे। आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं। ये यहाँ पर ऑलरेडी इसके हिस्ट्री के अंदर, इसके डेटा एंट्री के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पैनल्स पड़े हुए हैं। अगर आपका जो नीड है, जो पैनल आप यूज़ करना चाह रहे हैं उस पैनल के वो पैनल अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आपने कोई इशू नहीं है। जो भी पैनल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे आप पैनल की पेन फाइल्स आप मंगवा सकते हैं। पेन फाइल्स जब लेके आएंगे तो इसके अंदर इंपोर्ट करवा लेंगे और इसके डेटाबेस के अंदर इसके पेन फाइल्स इंपोर्ट करवा के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल लेवल के ऊपर हैं तो जस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जब सनटेक यूज़ कर लें। मोस्टली मैं सनटेक ही यूज़ कर रहा होता हूँ, जो हमारे लिए एज अ कंपनी के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर सपोज यहाँ से मैं सनटेक सेलेक्ट कर लेता हूँ
और यहाँ से पीवी पैनल आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पीवी पैनल जो भी आपका अवेलेबल है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे 340 का मॉड्यूल जो यूज़ कर रहा होता हूँ, तो 340 मैंने अपना मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप अपना मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लेवल के ऊपर इन्वर्टर है। इन्वर्टर का भी सेम है कि यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ आपके पास इन्वर्टर्स दिए गए हैं, और आप अपना जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो इन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो वो इन्वर्टर यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर इन केस इन्वर्टर भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इन्वर्टर ऑलरेडी यहाँ पर बिल्ट इन नहीं है, तो आप इन्वर्टर की जो हमारे पास इन्वर्टर की जो OND फाइल्स होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। OND फाइल्स आप लेके इसके अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं, और जब इंपोर्ट करवाएंगे तो यहाँ पर आपको डेटाबेस के अंदर, इसके डेटाबेस में आप जाएंगे, वहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि आपका जो सा भी पैनल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा। तो मैं नॉर्मली सनग्रो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो सनग्रो में सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से इन्वर्टर की साइज़ हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, राइट। अब इन्वर्टर के साइज़ के लिए मैं फॉर सपोज 50 किलोवाट का मैं इन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ, राइट। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने ये चेक हटाने हैं, और यहाँ से ये इस चेक को आपने ख़त्म कर देना। यहाँ से यूज़ मल्टी MPPT फीचर्स, इसको आप यहाँ से चेक ख़त्म कर लेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर अब आपका यहाँ पर सीरीज़ के अंदर जो है मॉड्यूल्स कितने लग रहे हैं, और आपके पास जो है नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स जो हैं वो कितने आ रही हैं। तो इनिशियली आपने उससे बिल्कुल प्रैक्टिकली साइट के ऊपर जो सीरीज़ लग रही होती हैं या स्ट्रिंग्स बन रही थी उसको आपने माइंड में नहीं रखना है। यहाँ पर सिस्टम खुद डिज़ाइन कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट करने हैं, राइट। अब यहाँ पर ये रिकमेंड कर रहा है 1209 एंड 1634 के बिटवीन में आप जो है अपने नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स रख सकते हैं। तो आपने इधर यहाँ पर नज़र रखना है। ये यहाँ पर एरर जो आ रहा है, द इन्वर्टर पावर इज स्लाइडली अंडरसाइज्ड, सही है। अब स्लाइडली अंडरसाइज्ड मीन्स कि ये थोड़ा सा कम हो रहा है, तो यहाँ से आप एक हाथ बढ़ा दें, देख लीजिए आपके पास क्या आ रहा है, सही है, राइट, ओके। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स आप यहाँ से क्लिक करते जाएं। अगर फॉर सपोज आपके पास 10,000 किलोवाट है, तो 10,000 किलोवाट के लिए आप देखेंगे कि आपके पास 50 किलोवाट का अगर एक इन्वर्टर है, तो नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स कितने होने चाहिए। तो आप 50 मल्टीप्लाइड बाई कितना कर लेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाई 50 कर लें, तो आपके पास क्या, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। कैलकुलेटर में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और फॉर सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास टोटल हमारा प्लांट जो है वो 10,000 का है, और हम 50 किलोवाट का अगर हम इन्वर्टर लगाते हैं तो 10,000 डिवाइड बाई 50 कर लें, तो ये नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स 200 इन्वर्टर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पर आपने जस्ट 200 ऐसे पुट कर देना है, राइट। अब जो ही आपने 2000 पुट कर दिया, यहाँ से सिस्टम ओके हो गया। अब STC लेवल वैल्यूज़ आप यहाँ पर देख लें, तो अगर इसको अगर आप बराबर करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको आप रख दें, ठीक है। STC वैल्यूज़ को 20 से मॉडल सीरीज़, ये अब दी एरे 8-10 डिग्री ग्रेटर हो रहा है, तो आपने 20 जहाँ पर हो रहा है इससे आपने एक बेक करना है। अब यहाँ से आपका सिस्टम ओवर हो गया। अब ये सिस्टम आपके पास डिज़ाइन हो रहा है, राइट। अब इसने अपने STC पे नज़र रखना है। ये STC नॉमिनल पावर आपके पास अभी 10,000 किलोवाट पूरा हो गया। आपने ये जो सीरीज़ हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ आपके पास जो आपका पावर है इन्वर्टर का, ये और हमारे पास टोटल जो सिस्टम हमारे पास लगने प्लांट की जो कैपेसिटी है, उसको आपने इन्वर्टर की साइज़ से डिवाइड करेंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड इन्वर्टर्स आपको दे रहा होगा, वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये सिस्टम ऑटो जनरेट करके ये आपको दे देगा कि नंबर ऑफ़ मोड ऑफ इन सीरीज़ में कितने
जो है पैनल्स होंगे और नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स आपके पास, टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स कितने होंगे ये ऑटो जनरेट करके देगा आपको। तो आपने इसके साथ ज़्यादा नहीं खेलना है। और उसके बाद ओवरलोड लॉस और पी.एन.एम रेशो, आपने इस रेशो को देखना है कि इसको 1 से अबव नहीं होना चाहिए, इसको हमेशा आपने 1 तक ही लिमिट करना है, राइट। ये आपके पास सिस्टम जनरेट हो गया। अब आप ओके कर लेंगे। आपके पास 2 आपके जो मेन कंपोनेंट्स थे इनपुट फीचर्स के, ये ओरिएंटेशन और सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड हमारे पास क्या आता है, डिटेल लॉसेस। अब डिटेल लॉसेस के अंदर जाएंगे। अब नॉर्मली हम जो एक प्लांट फैक्टर के लिए जो हम डिटेल लॉसेस डालते हैं वो 29 एक्सेप्टेबल डाल देते हैं, जो कि इन केस की इन नेचुरल केस के अंदर हम 29 सिस्टम हम फैक्टर हम इसके अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद ओमिक लॉसेस के अंदर आएंगे। ओमिक लॉसेस ऑलरेडी इसने ऑटो सेलेक्ट किया है, तो इसके अंदर आपने एक काम करना है, यहाँ पर एक्सटर्नल पे क्लिक कर लेंगे और नाइट को आप डिसकनेक्ट कर लेंगे। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों किया है। आपने चेक इन करना है, नाइट के ऊपर चेक करने के बाद आपने यहाँ से अगेन चेक ख़त्म कर लेना है, राइट। ओमिक लॉसेस के अंदर आकर आप यहीं करेंगे। उसके बाद है मॉड्यूल क्वालिटी। मॉड्यूल क्वालिटी ये ऑटो इसने सेलेक्ट किया है, तो आपने किसी के साथ नहीं छेड़ना, ये ऑटो ही इसने सेलेक्ट कर लिया है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी जो जहाँ पे हमने अपना पैनल सेलेक्ट किया था उसके डेटा शीट से उसने जितने भी उसके अंदर मिसमैच लॉसेस हैं वो सारे वहीं से उसने ऑटो यहाँ पर उसने उठा लिए हैं। तो आपने किसी के साथ ऐसा सच नहीं करना है। अगर स्टिल आपको लगता है कि अपने डेटा शीट से मैच करना चाहते हैं तो आप मैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सॉइलिंग लॉस, अब सॉइलिंग लॉस के ऊपर नॉर्मली हम काउंट करते हैं 2%, जो हर प्लांट के लिए यूज़ हो रहा था, एक थंब रूल है, हम 2% यूज़ करते हैं। लेकिन मैटर करता है सम टाइम कुछ आप ऐसी जगह के ऊपर अपना प्लांट डिज़ाइन करने जाते हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरियाज़ के करीब या कोई ऐसी इरोजन वाली साइट के करीब अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पर जो सॉइल लॉस फैक्टर है वो ज़्यादा हो सकता है, तो वो यहाँ पर आप अपना सॉइल लॉस फैक्टर को आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप इस्लामाबाद जैसे, लाहौर जैसे या ऐसी कोई इन्वायरमेंट के अंदर अपना प्लांट डिज़ाइन कर रहे जहाँ पर सॉइल के जो ओवरऑल इरोजन है वो इतने ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वहाँ का धूल वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो आप 2% आप रख सकते हैं। वहाँ के पोल्यूशन के ऊपर मैटर करता है कि उस एरिया का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपना जो है ईयरली सॉइलिंग लॉस फैक्टर को भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम 2% ही आप यूज़ कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड है 2% आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट के लिए। IM लॉसेस, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। IM लॉस ऑलरेडी इसने ऑलरेडी आपके जो इनपुट जो इन्वर्टर सेलेक्ट किया है और आपने जो पैनल्स मॉड्यूल सेलेक्ट किया है उनके डेटा शीट से डायरेक्टली यहाँ पर ऑटो एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सेल लॉसेस आप ऑन रखेंगे, राइट, ठीक है। आप एक्सेल लॉसेस आप यहाँ पे कौन कौन से एक्सेल लॉसेस हैं आपके इन्वर्टर के अंदर, एक्सेल लॉसेस जो है ये कहाँ से आप ले सकते हैं। ये आपके पास जब भी कोई आप इन्वर्टर स्टिक करते हैं उस इन्वर्टर के मॉडल को आप गूगल कर लें या उस कंपनी से आप अगर मंगवा सकते हैं तो उनसे डेटा शीट मंगवा लें। मॉड्यूल की एक डेटा शीट मिल जाती है, उसके अंदर ये सारे लॉसेस मेंशन्ड होते हैं, वहाँ से इन 1 बाय 1 यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। इन्वर्टर की भी और मॉड्यूल पैनल जो है उसकी भी आप यहाँ पर 1 बाय 1 उनसे लेकर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एक्सेल लॉसेस जस्ट आप चेक इन रख लें। उसके बाद स्पेक्ट्रल कोरिलेशंस हैं, इसके अंदर भी आपने कुछ नहीं करना है। उसके अलावा मॉड्यूल क्वालिटी, इसके अंदर भी आपने कुछ नहीं करना है। एजिंग के साथ भी आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपने चेक इन रखना है जस्ट इनको आप चेक इन रख दीजिए, राइट। आपने जो हमारे पास एजिंग है इसमें से यूज डिग्रेडेशन इन द सिमुलेशंस, आप जस्ट जो आप ईयरली एक ऑटो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर, आपने जस्ट इसको चेक इन करना है। थर्मल पैरामीटर्स आपने थर्मल मैंने 29 डिग्री पे 29 जो है मैंने यूसी फैक्टर रखा हुआ है, कांस्टेंट लॉस फैक्टर 29 पे इसको रखा हुआ है, राइट। ये आपके जो है लॉसेस भी पूरे हो गए, डिटेल लॉसेस ओके कर लेंगे। अब आपके पास 3 जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं ये आप कंप्लीट हो गए। ओरिएंटेशन हो गया, सिस्टम हो गया, डिटेल लॉस हो गया।
अब सेल्फ कंजम्पशन पे चलते हैं। सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर आप आ जाएं। अब सेल्फ कंजम्पशन के अंदर मोस्टली होता है कि आप किसी ऐसे क्लाइंट के लिए ये रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं जिनके पास जो है उनका ओवरऑल लोड शेडिंग डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। मंथली यूज़ के ऊपर आप जाएंगे या आप मंथली यूज़ के ऊपर जाकर यहाँ पर आप मंथली उनका ओवरऑल उनकी जो भी नीड होती है, ओवरऑल उनका जो मंथली जो यूनिट्स उनके यूज़ हो रहे होते हैं वो आप किलोवाट के अंदर यहाँ पर आप किलोवाट पर मंथली आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और सेल्फ कंजम्पशन इनकी जितने भी यूनिट्स हैं जो मंथली इनके यूज़ हो रहे थे वो आप यहाँ पर पुट करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंगली अगर ये मोस्टली होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिकली किसी एक इन हाउस कोई सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये नीड होता है। अदरवाइज़ आप ग्रिड कनेक्टेड जो ग्रिड के लिए आप अपना यूनिट्स आप दे रहे होते हैं तो उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप सेल्फ कंजम्पशन को बहुत कम ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं तो आपने इसको जस्ट इग्नोर करना है सेल्फ कंजम्पशन को। लेकिन इन फ्यूचर के लिए मैं इसके पे भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो कि इन हाउस कोई यूज़ कर रहा होता है, जो कि हाउस होल्ड लेवल के ऊपर जो यूज़ हो रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं सेल्फ कंजम्पशन पे भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद स्टोरेज पे आ जाएँ। स्टोरेज भी सेम केस के लिए ही डिज़ाइन होता है जो कि इन हाउस के अंदर अगर आप कोई रेजिडेंशियल लेवल के ऊपर कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप स्टोरेज भी देते हैं। अगर मोस्टली जो कमर्शियल लेवल के ऊपर आप स्टोरेज नहीं दे रहे होते हैं, जो कि ग्रिड के लिए आप ग्रिड कनेक्टेड है, आप ग्रिड को जो पावर अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है स्टोरेज का। आप यहाँ पर आएंगे होराइज़न के ऊपर। ये होराइज़न उसी टाइम ही ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ होता है जब हम इनिशियली जियोग्राफिक लोकेशन हम किसी भी एरिया का इनपुट कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑलरेडी ये होराइज़न सिलेक्ट हो रहा होता है कि उस एरिया का जो सन का जो मूवमेंट होता है अज़मुथ वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो रहा होता है। सो आपने होराइज़न के ऊपर भी जस्ट ओके करना है, राइट। और नियर शेडिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम जनरेट करने का, क्योंकि मोस्टली जो शेडिंग लॉसेस आते हैं जो भी कोई क्लाइंट होता है उसको ज़्यादातर शेडिंग सीन से इशू होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर हम सिस्टम लगाने जा रहे हैं, स्पेशली जब आप कोई रूफ टॉप का कोई सिस्टम आप जनरेट करते हैं रेजिडेंशियल लेवल के ऊपर तो वहाँ पर शेडिंग सीन का बहुत बड़ा इशू होता है। वो इसलिए कि आपके जहाँ पर आप पीवी सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके सराउंडिंग में बिल्डिंग्स होती हैं या ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिनका शेड जो है आपके पीवी सिस्टम जहाँ पर आपने लगाए होते हैं उनके ऊपर शेडिंग सीन का इफेक्ट आ रहा होता है। अगर आप कोई प्लेन एरिया में लाइक अभी हमने 10 मेगावाट के लिए हमारे पास इसी हमने कोई लैंड सेलेक्ट की है जहाँ पर कोई ऐसा हमारे पास शेडिंग सीन का कोई इशू नहीं है तो हम शेडिंग सीन हम वहाँ पर और ले करवा सकते हैं। और शेडिंग सीन हम जब ड्रॉ करेंगे तो आप शेडिंग सीन कैसे ड्रॉ कर लेंगे, इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो इधर आपने XYZ ये व्यूज़ हैं, ये डिफरेंट व्यूज़ अपने जो आप शेड जहाँ पर लगाओगे अपना जहाँ पर पीवी पैनल्स जो इंस्टॉल करोगे उस एरिया के जो व्यूज़ हैं। अब पीवी पैनल कैसे इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर आप अपने पीवी पैनल के कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ से मैं आपको बैक वक्त बताता हूँ। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपने क्रिएट करना है और क्रिएट में आकर आपने पीवी टेबल इज शेड, ठीक, पीवी टेबल्स इज ए शेड आपको क्रिएट कर रहे होंगे। आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब जब यहाँ पे एंटर हो रहे होंगे तो आपने अपना पीवी सिस्टम पीवी मॉड्यूल्स डिज़ाइन इधर करना है। यहाँ पर आपने कोई स्टेप्स मिस नहीं करने हैं कि जिससे आपके पास बाद में शेडिंग का एरर आ सकता है। तो आपने अच्छे से देखना है। यहाँ सबसे पहले आप अपना पीवी मॉड्यूल डिज़ाइन करेंगे। बे मॉड्यूल्स के अंदर आप चले जाएं, राइट। अब देखें कि आप अपने एक्स पे कितना मॉड्यूल्स रखना चाह रहे हैं, वाई पे कितना मॉड्यूल्स रखना चाह रहे हैं और अपने जो मॉड्यूल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या रखना चाह रहे हैं। मोस्टली जो हमारे पास मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास क्लियर लैंड होते हैं तो वहाँ पोर्ट्रेट में प्रेफर करते हैं। पोर्ट्रेट में हम अपने मॉड्यूल्स को रखते हैं और आप एक्स पे आप रखें 10 रखें, ठीक है। आप एक सीरीज के अंदर आप 10 रखते हैं और इसके वाई एक्सिस के ऊपर आप 2 रख दीजिए। और 2 से ज़्यादा रखेंगे तो आपके जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके पास शेडिंग इफेक्ट आ जाएगा।
तो आप कोशिश करें 2 तक ही लिमिट कर लें और उसके बाद आपने क्लिक करना है एडजस्ट के ऊपर, राइट। और एक्स वाई की जो स्पेसिंग है इनके बीच में, शेड के बीच में आप स्पेसिंग 0.02 मीटर के लिए इनफ है जो आप स्पेसिंग दे रहे हैं, राइट। अब ये आपके पास बन गया एक मॉड्यूल के अंदर जो एक शेड है। एक शेड के अंदर आपने कितने रखे हैं, एक्स पे आपने 10 रखे हैं और वाई के ऊपर आपने 2 रख लिए हैं, राइट। अब आप बेसिक के अंदर चले जाएंगे और अब आपके पास जितने भी ये नंबर ऑफ शेड्स लगे हैं जो आपने पीवी मॉड्यूल के अंदर डिज़ाइन किया है, सेम सिनेरियो सभी के अंदर चल रहा है, राइट। अभी आपने यहाँ से अब देखना है कि आपका जो टोटल जो 10 मेगावाट का जो सिस्टम है उसके लिए नंबर ऑफ शेड्स कितने रिक्वायर्ड हैं और कितना ग्रोन एरिया कवर करना वो आप यहाँ से देखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया 59177.4। अभी आपने जो टोटल 3 शेड्स लगाए हैं उन्होंने जो एरिया कवर किया है, टोटल एरिया कवर जो किया है वो 124.4 मीटर स्क्वायर किया है। अभी आपने इसको एरिया को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अब नंबर ऑफ शेड्स आप बढ़ा दें इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 के ऊपर लेके जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपने एडजस्ट टू मॉड्यूल्स आपने ये क्लिक करना है, राइट। और आप बेसिक के ऊपर आएंगे तो आपने बेस लाइन है, पिच आपने रखनी है 5 मीटर की पिच है। अब मीन्स एक शेड से दूसरे शेड की जो डिस्टेंस है वो हमने 5 मीटर का आप पिच देना है। पिच बहुत मैटर करता है। अगर आपने पिच के अंदर 5 मीटर से अगर आप डाउन जाते हैं तो फिर आपके पास शेडिंग लॉसेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो आपने 5 माइंड में ही रखना है। जब भी आप कोई ऐसे मेगा लेवल के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो फिर आपने अपना जो शेडिंग सीन के अंदर आपने पिच रखनी है वो 5 से अबव रखनी है, 5 से बिलो आपने नहीं रखनी है। अभी आपने 10 नंबर ऑफ शेड्स रख लिए, आप क्लोज कर दें, ठीक है। और आप अपनी मेन सिस्टम के ऊपर आ गए। यहाँ पर आपका एक्चुअल डिजाइन हो रहा होता है, ठीक है। अब ट्रू साउथ पे आप इसको रख रहे हैं, राइट, ठीक है। अब इसको डिफरेंट व्यूज में आप देख सकते हैं, ऐसे आपने रखे हैं। अच्छा, आपने इस तरह भी आप देख सकते हैं कि आपके जो पैनल्स हैं वो किस तरह रखे हुए हैं। ये देख, साउथ टूवर्ड्स जो है ट्रू साउथ, ये पैनल्स आपके रखे हुए हैं। आप इसको 3D में भी आप देख सकते हैं। 3D जब आप तभी देख सकते हैं जब कोई ऐसा सच कोई बिल्डिंग आप डिजाइन कर रहे होते हैं। आप रेंडर करके आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, राइट, ऐसे भी, ठीक है। आप 3D में आप इसको देखें, ऐसे आप देख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। आपके पैनल्स ऐसे पड़े हुए हैं, राइट, ठीक है। अब 3D से आप इसको हटा लें, रेंडर से भी इसको ऑफ कर लें और आप अभी आप इस व्यू में आप देख लें आपके पास जो है पैनल्स किस तरह रखे गए हैं। ऐसे आपके पैनल्स रखे गए। अभी आपने अपना एरिया कवर करना है तो एरिया को कवर करने के लिए आपके लिए नंबर ऑफ जो एरिया कवर करने के लिए आप इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर ले और यहाँ से मॉडिफिकेशन के अंदर आप क्लिक कर लेंगे और आप इसको ऐसे मॉडिफाई करके रख सकते हैं, राइट, ठीक है। आपने ऐसे जूम पे जाएं और आपने ऐसे रखने हैं सबको, कंट्रोल C कंट्रोल V, अगेन मॉडिफिकेशन पे आप जाएं। आपने अभी अपने पैनल्स ऐसे रखते जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके ये है और इस कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आप रखें और इन सबको एट अ टाइम कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेंगे, सारे आपके सामने आते जाएंगे। इसी तरह आप अपना शेडिंग क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल A कर लें और कंट्रोल C कंट्रोल V, जो कि आपको जनरेट करने में लिए बहुत इजी होता है। सेम इसी तरह आपने ये आपने रख लिया नॉर्थ वेस्ट पे। अगर आप वेस्ट साउथ पे भी आप रखना चाहते हैं तो ये आप सारे कंट्रोल अगेन A कर ले, कंट्रोल C कर ले और कंट्रोल V कर ले और ये आपने कॉपी पेस्ट ही करना है। आगे अपने शेडिंग सीन्स आपने क्रिएट करवा दिए, सही रहेंगे। और अपने इसको बिल्कुल करीब, ज़्यादा करीब नहीं रखना जिससे आपको बाद में शेडिंग लॉस का इशू आ जाए। तो आपने इसके अंदर जो है स्पेसिंग रखनी है अपने जो डिज़ाइन है इसमें, ठीक है। आप क्लोज कर लें, यस कर लें। आप देख लें आपके पास सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। अगर 5.9 के ये टारगेट पूरा कर लेता तो इट्स इनफ, हमारे पास सिस्टम अब क्रिएट हो गया। अभी आपके पास टोटल प्लांट आपका ओवरऑल ऐसे आपका 10 मेगावाट के जो पैनल्स हैं वो इसी तरह आप रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम पैनल्स को आप डिफरेंट व्यूज़ में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ZX पे भी आप देख सकते हैं, ZY पे भी आप देख सकते हैं,
ये आपको पैनल्स ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। ये ऐसे आपके पैनल रखे गए हैं, आपका पूरा शो हो रहा है, यूं देखें आपका प्लांट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप अपना ओवरऑल इस स्टोरी को देखना चाहें तो इसके ऊपर आप सन का डायरेक्शंस भी आप देख सकते हैं ऐसे, और आप टूल्स पे जाकर सन पोजीशंस को आप देखना चाहें, अप्लाई करके देख लें कि सन की मूवमेंट्स क्या हो रही हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आप जाएं और फर्दर शेडिंग एनिमेशंस को आप चेक करना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, शेडिंग एनिमेशंस, राइट, ठीक है। आपको ये प्ले करके दिखा रहा है, ठीक है। आपकी सन ओवरऑल दिन में शेडिंग्स आपको कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं ये ओवरऑल आपको प्ले करके दिखा रहा है। अपना शेडिंग आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ओके। यहाँ से आप क्लोज कर लेंगे, यस कर लेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपका शेडिंग सिस्टम आप क्रिएट करते हैं, शेडिंग आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आपने अपना टेबल को जनरेट करवाना है। टेबल पे क्लिक कर लेंगे, ये अभी यहाँ पर शेडिंग एनालिसिस कर रहा है, जहाँ पर आपने नंबर ऑफ शेड्स लगाए हैं, वहाँ पर कहीं पे कोई सन का ओवरऑल शेडिंग कितना पड़ रहा है, हमने जो पैनल्स रखे हैं वो सही रखे हैं, शेड्स सही रखे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस का कोई इशू तो नहीं है। वो ओवरऑल इस टेबल के अंदर ये शेडिंग फैक्टर टेबल जो है वो लीनियरली कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि आपका जो टोटल सिस्टम के ऊपर जो आपने डिज़ाइन किए हैं, जो शेडिंग सीन जो जनरेट किया है, उसको टिल्ट जो है 23S के एंगल के ऊपर ये आपका कितना शेडिंग दे रहा है, ये सारा कैलकुलेट करके आपको दे देगा। यहाँ शेडिंग फैक्टर ऑफ डिफ्यूज इज 0.086 एंड एल्बिडो 0.82। इट्स परफेक्ट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह आपका क्लियर हो गया। आप इसको क्लोज कर लेंगे, यहाँ से आप सेव कर लेंगे, ठीक है। अपना शेडिंग का भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, लेसन नंबर 1 मैंने शेडिंग का नाम रख लिया और सेव कर लें और ओके कर लें। अब आपके पास शेडिंग भी आ गया। अब मॉड्यूल लेआउट की आपका सिस्टम के अंदर सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या है, ग्रिड पावर लिमिटेशंस क्या है, P50 P20 की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अभी तक आपका जो है सिस्टम डिज़ाइन के लिए मेन जो रिक्वायरमेंट्स होती है ओरिएंटेशन है, सिस्टम है, डिटेल लॉसेस आप देते हैं, फिर नियर शेडिंग आप देते हैं, तो आपका अंदर जो है सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। और इकोनॉमिकल इवाल्वेशंस बहुत कम मैटर, बहुत रेयर होता है कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो मैटर करते हैं कि सम टाइम आपको ओवरऑल उसकी जो प्राइसिंग होती है वो वेरिएबल है, वेरिएंट होती है, वो चेंज होती रहती है। दैट्स व्हाई हम इकोनॉमिकल इवाल्वेशंस अपने इस सिस्टम के साथ नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ तक आपके जो मेन जो 4 पैरामीटर्स थे, ओरिएंटेशन, सिस्टम, डिटेल लॉसेस, अच्छा सेल्फ कंजम्पशन की हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, नियर शेडिंग ये रिक्वायरमेंट्स थी, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अभी आप अपना रन सिमुलेशन कर लेंगे, अपनी रिपोर्ट को रन करवाएंगे और यहाँ पर आपके वेरिएंट्स हैं, यहाँ पर वेरिएंट डिफरेंट वेरिएंट्स भी क्रिएट करवा सकते हो, लेकिन इनिशियली आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है जो कि आपकी एक ही आपका सिस्टम जनरेट करना था। तो अगर इस सिस्टम के अलावा डिफरेंट सिस्टम के वेरिएंट्स रखने हो तो फिर आप यहाँ पर दूसरे वेरिएंट्स आप क्रिएट करवाते जाते हो। यहाँ पर न्यू वेरिएंट क्रिएट, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो और न्यू वेरिएंट क्रिएट करवा लेते हो। अभी आपने जस्ट आपकी जो सिस्टम है वो क्रिएट हो गया है। अब आप इन रन सिमुलेशन कर लें, ठीक है। आप न्यू सिमुलेशन वेरिएंट यहाँ पर ये V10 को बता रहा है, आपने जस्ट रन सिमुलेशन करना है, ठीक है। अब सिमुलेशन रन हो रही है, मैं आपको आगे फर्दर बता दूंगा। रिपोर्ट हमारे पास जनरेट हो जाएगी तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ हमें चेकआउट करनी होती है और हमारे सिस्टम के अंदर कोई इशू आ सकता है। हमारे क्लाइंट के लिए मोस्टली जो पॉइंट आउट करने की जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं इसके अंदर बता दूंगी। हमारे पास सिस्टम जनरेट हो गया, ओके कर लें, आप सिस्टम नेविगेशन यस कर लें और वेरिएंट नेम्स DS नंबर 20 आपने सेव कर लिया, ठीक है। अब आपके पास रिपोर्ट जनरेट होकर आ गई। अब रिपोर्ट के अंदर आप जाके देख लें कि हमारी रिपोर्ट कैसे जनरेट हुई है, रिपोर्ट के अंदर कोई एरर्स तो नहीं। ये हमारे पास PDF फॉर्मेट में रिपोर्ट आ गई हमारे पास। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइप हमने यूट्यूब, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन रखते कोई और आती है। जोग्राफिकल साइट हमारी आ गई। अच्छा, लेसन नंबर 1 है, कंट्री हमारे पास पाकिस्तान है, सिचुएशंस है, टाइम डिफाइंड है। अच्छा, लेटीट्यूड हमारे पास लॉन्गिट्यूड आ गए,
लीगल टाइम मैंने यूटीएम के अंदर दिया था, वहीं आ गया एल्टीट्यूड हमारा कितना था, अल्बेडो इसने टोटल निकाल के हमें दिया उस एरिया का, जो हम मीटोनोम डेटा का बैकग्राउंड डेटा है जो हमें बता रहा है। उसके बाद है सिमुलेशन वेरिएंट, हमने वेरिएंट एक ही करवाया था और जो कि एक सिस्टम हम रन कर रहे थे। अगर हम वेरिएंट चेंज करते जाएंगे, मीन्स अगर एक अंदर हम सेलेक्ट कंजम्पशन रखते हैं, एक के अंदर हम स्टोरेज रखते हैं, तो यहाँ पर वेरिएंट नेम्स आप चेंज करके रख सकते हैं, वो वेरिएंट नेम्स यहाँ पर चेंज होते आते रहेंगे। अच्छा, सिमुलेशन पैरामीटर्स, अच्छा नंबर ऑफ ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने किया था, कलेक्ट प्लेन ओरिएंटेशंस, टिल्ट जो है वो 23 हमने दिया था, एज़िमुथ हमने 0 ट्रू साउथ हमने रखा हुआ था। ये अब मैटर करता है प्लेस टू प्लेस, लोकेशन टू लोकेशन मैटर करता है, और वहाँ पर अपना एज़िमुथ उसके अपने प्लेस के अकॉर्डिंगली, लोकेशन के अकॉर्डिंगली एज़िमुथ देते हो और टिल्ट एंगल देते हो। तो ये जो है फैक्टर आप तक ही मैटर करता है कि आपने अपना लिटरेचर रिव्यू करना है अपने एरिया का, उसके अकॉर्डिंगली आपने टिल्ट और एज़िमुथ को आपने सेट करना होता है। उसके बाद शेड कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ शेड्स, टोटल नंबर ऑफ शेड्स हम 10 मेगावाट के लिए 1430 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेड्स हैं। और इसी तरह एसटीसी वैल्यू हमारे पास ग्राउंड कवर रेशियो 81.4% है। अच्छा, उसके अलावा हमने ये माइंड में रखना है कि जीसीआर जो है 46 से नीचे नहीं रखना है, 46 से हमेशा हमारा जीसीआर अबव होना चाहिए, ग्राउंड कवर रेशियो जो होता है। अब मतलब मोस्टली ये मैटर करता है हमारे पास जो रूफ टॉप के ऊपर, जो रेजिडेंशियल लेवल के ऊपर हम कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो जीसीआर का ख्याल रखना पड़ता है कि हमने जो ओवरऑल उनके पास, क्योंकि एरिया उनके पास वेरी लिमिटेड होता है, तो उसके अंदर आपने एरिया को कवर करना होता है, तो उनका एरिया आपने वेस्ट नहीं करना है, तो इसलिए जीसीआर का ऐसे टाइम पे आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा, उसके बाद मॉडल यूज हैं डिफ्यूज, अच्छा ये नियर शेडिंग, लीनियर शेडिंग हमने रखी थी, ठीक है। उसके बाद पीवी एरे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएंगे, तो ये सारा आप देख लेंगे। ये भाई हमने टोटल पावर हमारे पास जो है 10,000 किलोवाट है, मींस 10 मेगावाट के लिए हमने ये सिस्टम जनरेट करवाया था। ये हमारे पास इन्वर्टर की डिटेल्स आ गई, आपकी जो पीवी मॉड्यूल है उसकी डिटेल्स ये आपके पास आ गई। अच्छा, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं, यूनिट पर नॉमिनल पावर कितना था, हमने जो पावर, हमारा जो मॉड्यूल का जो पावर था वो भी इसमें शो हो रहा है। उसके बाद हम आएंगे कि पीवी एरे लॉसेस फैक्टर्स के अंदर लॉस फ्रैक्शंस, हमारे पास जो ओवरऑल जो लॉसेस आ रहे थे वो ये सारे यहाँ पर पुट होकर आ रहे हैं, लेकिन एंड में लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि लॉसेस का हमारा जो टेबल है उसके अंदर जो है क्या क्या हमारे जो इश्यूज हैं वो आ रहे हैं, वो हम देख रहे होंगे। आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास एक बहुत अच्छे वे में हमारा पैनल का जो ओवरऑल पैनल जो है पीवी शेड डिज़ाइन हो गया, हमारे सामने आ गया है। हमारा पीवी शेड डिज़ाइन हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा जूम आउट करके देख लें ताकि आपको क्लियर होकर आपके सामने नज़र आ रहा हो। ये पर्सपेक्टिव ऑफ द पीवी फील्ड एंड सराउंडिंग शेडिंग सीन्स, ये हमारे पास जस्ट हमारे पास प्लेन एरिया था, हमने कोई शेडिंग सराउंडिंग में कैलकुलेट बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाई हैं, कोई स्ट्रक्चर्स हमने नहीं बनाए हैं। और ट्रीज वगैरह हो तो हम ट्रीज वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन शेडिंग के ऊपर मैं अपकमिंग वीडियोस में से डिटेल्ड में शेडिंग एनालिसिस में करके बताऊंगा, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे 3D स्ट्रक्चर्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, ट्रीज कैसे लग सकते हैं, या सराउंडिंग में किसी किस्म का भी कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर मैं डिटेल्ड एक स्पेसिफिकली शेडिंग के ऊपर मैं बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। और आगे चलते हैं। हॉराइजन, ऑलरेडी जो मैं बताया था कि हॉराइजन हमारा जो सिलेक्ट हुआ था वो इनिशियली हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली इसने हॉराइजन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास मेन पैरामीटर्स हमने क्या क्या सिलेक्ट किए थे, वो मेन पैरामीटर्स की डिटेल्स यहाँ पर आपको बता रहा है। और उसके बाद मेन सिमुलेशन रिजल्ट्स, आपको 75 पॉइंट परफॉर्मेंस रेशो आपने देखनी होती है। परफॉर्मेंस रेशो आपकी हमेशा जितनी हाईएस्ट आएगी, मीन्स कि आपका जो ओवरऑल प्लांट फैक्टर ये इसके ऊपर पीआर के ऊपर मैटर कर रहा होता है, प्लांट फैक्टर जो है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसके बाद देखें कि ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशंस क्या आ रही हैं। डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल रेडिएशन जो कि मीडियम डेटा जो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग इस लोकेशन के ऊपर हमारे पास ये एनर्जी नंबर्स हमारे पास जो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशंस हैं वो आ रही हैं। और हमारे पास ग्लोबल इफेक्ट ई एरे आ रहा है, ई ग्रिड आ रहा है, और परफॉर्मेंस रेशियो इसके हर मंथ के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस रेशियो ये हमें कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। और विंटर्स के अंदर आप देखेंगे ये कम हो रहा है, स्पेशली हमारे पास मंथ ऑफ जून, जुलाई और अगस्त के अंदर, स्पेशली मई से ऑनवर्ड जो है हमारे पास पीआर रेशियो ये इंक्रीज हो रहा है। और टिल ऑनवर्ड हमारे पास अक्टूबर से ऑनवर्ड जो हमारे पास 2 मंथ्स हैं इसके अंदर पीआर रेशियो कम होते हैं, जो ऑब्वियसली हमारे पास जो सन
शाइन का जो टाइमिंग्स हैं वो आवर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से PR रेशियो भी यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। आगे चलते हैं और ये हमारे पास टोटली फाइनल हमारा रिजल्ट यही आ रहा है कि हमारे पास जो लॉसेस हैं वो लॉसेस मोस्टली जो क्लाइंट का कंसर्न होता है वो इसी टेबल से होता है कि वो लॉसेस देखते हैं हमारे पास टोटल लॉसेस क्या आ रहे हैं, और इसके अंदर हमारे ओवरऑल मॉड्यूल हमारे जो पैनल हमने सेलेक्ट किया होता है उसकी फंक्शंस के रिजल्ट भी यहाँ पे आ रहा होता है। इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो भी इसमें बता रहा होता है, और हमारे जो शेडिंग लॉसेस हैं शेडिंग लॉसेस भी हमारे यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, और एक्सिलरी लॉसेस भी ओवरऑल, और हमारे पास ग्रिड के अंदर कितने यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं वो भी यहीं पे शो हो रहे हैं। तो मैं मोस्टली हमारे जो क्लाइंट का व्यू के लिए जो टेबल क्रिएट होता है वो यही टेबल है। इसको आपने अच्छे से समझना है, इसको आपने अच्छे से देखना है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्लोबल रेडिएशन उस एरिया का कितना है। उसके बाद जो है हमारे पास सॉइलिंग लॉस फैक्टर हमने क्या रखा था। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास मॉड्यूल की जो डिग्रेडेशन है, हमारा जो मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं उसकी डिग्रेडेशन कितनी परसेंटेज पे आ रही है, और उसके अलावा हमारे पास मिसमैच लॉसेस जो हैं वो क्या आ रहे हैं। इन्वर्टर लॉसेस इसने हमें बता दिया कि इन्वर्टर लॉसेस हमारे पास क्या आ रहे हैं, और नियर शेडिंग इरेडियंस लॉसेस ये हमारे पास 7.1% ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कम कर सकते हैं कि हम पिच बढ़ा देंगे, और जो हमारे पास शेड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा देंगे। जितना दूर दूर हम शेड रखेंगे, जितने मतलब जो है हम डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे, तो हमारे पास नियर शेडिंग जो इरेडियंस लॉस है ये कम होता जाएगा। और हमने कोशिश करना है अपने अपकमिंग जो भी हम शेड नियर हम कोई भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे उसके अंदर हमें अपना नियर शेडिंग को लिमिट करना है 4 से नीचे। 4 से अबव एक नेगेटिव साइन जाता है। आपने सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए आपके नियर शेडिंग लॉसेस जो हैं वो 4 से अबव नहीं जाने चाहिए। आपने अब सिस्टम को उस तरह डिज़ाइन करना है। और ये था आज का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तब भी, और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहिएगा टेक्निकल सेफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।